डिस्प्रपोर्शनेटली बढ़ जाती है और एक व्यक्ति का नॉर्मल लाइफ उससे डिस्टर्ब होने लगती है, वो अपने नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो उसे क्या कहते हैं? न्यूरोटिक एंजाइटी। आप लोगों ने, हम लोगों ने सब पहले पढ़ा था न्यूरोसिस किसे कहते हैं, साइकोसिस किसे कहते हैं। न्यूरोसिस में वो मेंटल इलनेस है जो गंभीरता में, तीव्रता में, जिसके लक्षण ज्यादा नहीं होते या जिनसे प्राणों का संकट नहीं होता या जिनके लिए आप को हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी नहीं होता, आप सोसाइटी में रहकर भी इन सिम्टम्स के साथ अपनी ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। तो न्यूरोटिक जो है वो कम इंटेंसिटी वाले, उनके लक्षणों में इंटेंसिटी कम होती है। और ये मैं आपको बता दूं कि एंजाइटी दोनों तरह की होती है, एंजाइटी न्यूरोसिस भी और एंजाइटी साइकोसिस भी। तो यहाँ पर हम लोग एंजाइटी न्यूरोसिस की बात कर रहे हैं जो कम गंभीर होती है। आपने कोरोना में देखा कितने लोग एंजाइटी रिडन हैं, कितने लोगों को साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए है। और 2017 में एक इंटरनेशनल सर्वेक्षण हुआ था, उसमें उन्होंने कहा कि 2017 में 22 करोड़ एंजाइटी के शिकार, और 2020 में हिंदुस्तान में, इंडिया में एक सर्च हुई, इसमें पूरे हिंदुस्तान के लिए 10,000 का उन्होंने सैंपल दिया था, और उनके हिसाब से 88% ऑफ इंडियंस आर सफरिंग फॉर फ्रॉम एंजाइटी। मैं इसके रिजल्ट को 100% नहीं, क्योंकि 10,000 का सैंपल हिंदुस्तान के लिए थोड़ा छोटा ही है, पर एनीवे अगर इसके आसपास है, इससे थोड़ा बहुत कम है, तब भी एंजाइटी इंसिडेंट हमारी सोसाइटी में बहुत अधिक है। और आप देखते हैं, हम प्रतिदिन में देखते हैं कि लोग कितने उद्विग्न, इरिटेबल, चिड़चिड़े, और लॉजिक छोड़ के बात करने लगते हैं बिकॉज ऑफ द एंजाइटी। एंजाइटी का बेसिक बात तो ये है कि जो एंजाइटी होती है, आदमी से आप पूछते हैं क्या है। मैम सॉरी फॉर इंटरफेरेंस, बट मैम आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, इंटरप्शन हो रहा है बहुत। अच्छा शीला, में कान कम बंद कर दो, आवाज बिल्कुल। अब देखो तो आवाज ठीक आ रही है? नो मैम, स्टिल इट इज इंटरप्टेड। अब भी इंटरप्ट है? यस मैम। अब क्या करूं? वेट मैम हम लोग रिज्वाइन करते हैं, वेट। अच्छा ठीक है। अगर एनी डेस्क पे कर पाओ तो करके देखो। मैम वो थोड़ा सा आपका नेटवर्क सही नहीं है, नेटवर्क स्पीड नहीं सही, इस वजह से वीडियो और ऑडियो आपका थोड़ा सा सही नहीं आ पा रहा है, तो कुछ उसमें कुछ करने वीडियो और ऑडियो दोनों गड़बड़ है। हमारा नेटवर्क तो हमने रात के 12 बजे यूज ही नहीं किया, आप लोग के साथ करना है बातचीत। नहीं मैम वो थोड़ा सा हो जाता है ना, रस जब ज्यादा लोग यूज करते हैं तो थोड़ा बेटर नहीं आता। हाँ हो सकता है। एंड व्हाट इज द रेमेडी, अब बताइए आप क्या कर सकती हूँ जिससे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। कुछ नहीं है, बस वो ऐसी लोकेशन पर ही जहाँ नेटवर्क स्पीड अच्छी आती है, बस और कुछ नहीं, रेमेडी कुछ नहीं है। ठीक है, तो शैल आई कंटिन्यू? यस मैम। मैं आपको बता रही थी कि एंजाइटी जो है इलॉजिकल होती है। आपकी कुछ क्यों है,
तो खुद भी नहीं समझ पाते, पर वो उनको परसिस्ट करते। और एंजाइटी जो है अगर और बढ़ जाती है तो बहुत सारे मानसिक रोग के जगह ले लेती है, बहुत सारे मानसिक रोग हो जाते हैं। इस एंजाइटी के अंदर ही आपको किसी व्यक्ति को कंपल्सिव न्यूरोसिस हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, हाइपोकॉन्ड्रिया हो सकता है, एंजाइटी न्यूरोस्थेनिया हो सकता है। बहुत सारे रोग हैं जो एंजाइटी जिसको जन्म दे देंगे। प्रश्न ये उठता है कि एंजाइटी के लक्षण क्या है। तो आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप परीक्षा देते हैं नेचुरल है तब एंजाइटी होती है। जब आपकी कोई परीक्षा होती है आपकी एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है। तो उस समय क्या होता है, कैन यू स्पीक प्रॉपरली? नहीं ना, सुनाई पड़ रहा है? हेलो ओ मैम, इंटरप्शन बहुत हो रहा है। क्या कर बताओ बेटा। और यही मैम हम फोन यही नेटवर्क फर्स्ट ईयर टेक्निकल 3-4 प्रॉब्लम। क्लासेस, हाँ फर्स्ट ईयर के 3-4 क्लासेस लेती कभी नहीं होता। मैम और टेक्निकल पता इशू नहीं, है, हाँ अंडरस्टैंड। हाँ टाइम की बात है, 10 बजे शायद लोड जाता होगा पता। मतलब कभी प्रॉब्लम आई, एक बार जुड़ने में प्रॉब्लम आती है, जुड़ने के बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। और आप लोग के साथ तो जुड़ने के पहले भी प्रॉब्लम आई और जुड़ने के बाद भी आई। ये नेटवर्क की वो है। हम तो लैपटॉप पे गए नहीं, इसलिए कि लैपटॉप पे मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। मैंने कहा अगर मैं कंट्रोल नहीं कर पाई बच्चों का टाइम होगा, चलो मोबाइल पे ही कर लेती। व्हाट टू डू बेटा। इट्स ओके मैम। बिल्कुल मैम ठीक है, आप बोलिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जितना भी समझ में आ रहा है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बहुत खराब लगता है। मैं मन से पढ़ाना बताना चाहती हूँ और नहीं हो पा रहा। तुम्हारी आवाज एकदम क्लियर आ रही है, मेरी क्यों नहीं क्लियर जा रही मुझे पता नहीं। डोंट नो मैम, और अदर स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं, आपका वीडियो और ऑडियो दोनों में इंटरप्शन हो रहा है। हाँ नहीं नहीं, तुम क्यों गलत बोलोगी बेटा, देयर इज नो रीजन तुम गलत बोलोगी। चलिए, अब जब बिल्कुल ही ऑडिबल ना हो, कुछ भी ना समझ में आए तो मेरी एनर्जी वेस्ट मत कराना, तो कहना कि स्टॉप। पार्डन मैम। ओके, अगर बिल्कुल आपको मेरा ऑडियो ना समझ में आए तो स्टॉप कर देना। अच्छा एक बात ये बताओ, इसके बाद तुम्हारे पास कब समय है? मुझे तो कुछ कुल 2 रिकॉर्ड मिले हैं आपके लेने के लिए। लेकिन बार बार अगर ऐसे इंस्ट्रक्शन हो कुछ कोर्स पूरा कराना, ये मेरी मॉरल। आप ओके कल कोई मैम। समय रख मैम सकते हैं, एक आज जो काम है कर वो मैं सकते हैं करूंगी। मैम, एक काम हाँ कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो ऑडियो दोनों पे नेटवर्क जा रहा है, तो आप वीडियो ऑफ करिए, हम लोग ऑडियो सुनते हैं, तो क्या पता ऑडियो क्लियर हो जाए। वीडियो ओके ऑफ कर ओके, दीजिए। हाँ दैट विल बी मच बेटर, आई विल डू। अब ठीक हुआ कुछ आवाज ठीक है? है। यस मैम। चलिए बहुत खुशी की बात है। ऑडियो की तो हमें भी जरूरत नहीं, पर मैं ये कि से बंद कर दूं, मैं ये नहीं लिख पा रही थी। एनीवे, अब एंजाइटी बात कर रहे थे, तो मैंने बताया था एंजाइटी जो होती है इलॉजिकल, अतार्किक। आप उससे पूछिए क्यों हो रहा है, बता पाता है। वो कहता है बस मुझे फील हो रहा है। इसके अलावा पीरियोडिक होती है, किसी समय बहुत बढ़ जाती है, किसी समय अपने आप थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। और तीसरी बात, एंजाइटी जो है बहुत सारे फॉर्म्स में हम लोग फेस करनी। अब कॉजेज एंजाइटी क्या है, क्यों एंजाइटी होती है? जैसे ट्रॉमा, किसी की डेथ हो गई फैमिली में, बहुत बड़ी कोई इंसिडेंट हो गई, बहुत बड़ा कोई लॉस गया, कोई नेचुरल कैलेमिटीज हैं, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, इस समय कोविड आ गया। आप देखिए ना, कोविड पीरियड में सारे लोग चिंताग्रस्त। शायद ऐसा हो जो कहे कि मेरा एंजाइटी लेवल जैसा पहले था वैसा है। एवरीबडी इन एंजाइटी लेवल हैज इंक्रीज्ड। फिर है ये, इसमें तो कुछ समझ
बताने की बात नहीं कि ट्रॉमा जब होता है सिचुएशन फेस करने तो उसमें एंजाइटी उत्पन्न हो जाती है। इज इट क्लियर? आप लोग भी हाँ ना करिए। नो मैम। नहीं सुना ही पड़ा। नो मैम मैम। आप मोबाइल डाटा पे चला रही हैं, कोई हॉटस्पॉट तो नहीं लिया है आपके फ़ोन से? नहीं 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 नहीं। हम मोबाइल डाटा मेरे में पड़ा है, मैं उस पे नहीं चला रही हूँ। मैं वाईफाई जियो का यूज कर रही हूँ, नेट जियो का नेट यूज कर रही हूँ। मैं डाटा पे चलाऊँ। मैंने रात 12 बजे से कोई फोन नहीं किया है, कोई व्हाट्सएप कॉल नहीं लिए, सब कुछ बचा के रखा है आप लोग के लिए। तो कल मैं डाटा पे आया हूँ जैसा कहीं मैं एक बार देख लेती हूँ। पर अगर ओके मैम। जोड़ना पाऊँ तो एक्सक्यूज कर देना, मैं कोशिश करती हूँ। ओके। जियो नहीं हुआ है? मैम एक तरीका और है, अगर नेटवर्क स्पीड नहीं आता है तो लास्ट ऑप्शन बचता है कि आप जियो कॉल कर दीजिए, फिर आप यूज़ कीजिए तो नेटवर्क स्पीड अच्छा हो जाता अच्छा एक सेकंड देखो, अब कुछ बेटर हुआ? है। यस मैम, अभी थोड़ा बेटर लग रहा है। तो मैंने डाटा यूज कर लिया। ओके। यस तो मैम, अब बेटर है, अब क्लियर आ रही है। अरे वाह, बहुत अच्छी। अब मैं ऑडियो नहीं खोलूंगी, किसी तरह बस काम चला लो बेटा। यस मैम, वीडियो भी खोल आप दीजिए। ऑडियो से बढ़ा सकती मैम, ठीक है। अच्छा अब एक बात और सुन लो बेटा, कि अपने आप तुम लोग निर्णय कर लो कि किस कौन सा टाइम सूट करेगा, बिकॉज तुम्हारा टाइम टेबल क्या मुझे नहीं पता। मैं बिकॉज ऑफ कोविड घर पर ही हूँ। तो तुम अगर शाम को कहोगे, संडे को कहोगे, 8 बजे सुबह कहोगे, मैं हर समय तैयार हूँ, बिकॉज माई कमिटमेंट इज टू फिनिश दिस कोर्स। तो ये आपके ऊपर है, आप इसको सोच के मुझे व्हाट्सएप कर देना या कुछ कर देना। अगर बीच में कहीं रिकॉर्डिंग चली जाए, पता चले कॉन्टेक्ट चला गया, तो ये बात ना रह जाए। तो कॉजेस ऑफ एंजाइटी बता रही थी कि क्या संभावित कारण हो सकते हैं। उसमें ट्रॉमा, ट्रॉमा समझते हैं, जब बहुत गंभीर कोई चोट लगती है, बहुत गंभीर आघात होता है, तो उसे ट्रॉमा बोलते हैं। जैसे किसी प्रियजन की डेथ हो गई, बहुत कोई आपकी लाइफ में इंसल्टिंग सिचुएशन हो गई, नौकरी चली गई, कोई नेचुरल कैलामिटीज, भूकंप, बाढ़, अति वर्षा, वर्षा का अभाव, ऐसा कुछ हो गया, तो नेचुरल है हर एक की एंजाइटी बढ़ जाएगी। तो एंजाइटी जो है वो, उसका एक कारण है ट्रॉमेटिक सिचुएशंस, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस ऑफ द पर्सन। अच्छा कभी दूसरा है, कभी कभी हम लोग बहुत बीमार रहते हैं, और बीमारी के कारण भी स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि कोरोना पेशेंट जो हैं वो डिप्रेशन और एंजाइटी में ज्यादा है। पिछले साल जब पहली लहर आई थी, तो मैंने दिल्ली गवर्नमेंट की हेल्पलाइन में कोरोना पेशेंट्स की काउंसलिंग की थी, टेलीफोन निकली। तो मैंने देखा था कि सभी पेशेंट जिन जो रोगग्रस्त हुए, मेरे ख्याल से 99% ऑफ द पेशेंट्स वर हैविंग एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो अगर हम किसी लंबी बीमारी में होते हैं तो उससे भी हमें डिप्रेशन आता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका व्यक्तित्व ऐसा होता है जिसमें संभावना एंजाइटी से, एंजाइटी न्यूरोसिस की ज्यादा हो जाती है। जैसे बहुत सेंसिटिव है, हर चीज उनको चुभती है, हर चीज उन्हें बुरी लगती है। उनके फ्रेंड्स नहीं हैं, बहुत एम्बिशियस है, हर समय कंपटीशन सोचते हैं। हम्म, और अपने लिए वो कोई टाइम आउट नहीं रखते, कि उन्हें लेजर टाइम नहीं होता उनके पास, और अपने खाली समय का सदुपयोग नहीं करते अपने मानसिक तनावों को दूर करने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अंतर्मुखी, अपने में रहते हैं, ना उनके फ्रेंड्स हैं, ना वो परिवार में ज्यादा किसी से बात करते हैं। हर चीज उन्हें, हर चीज के लिए वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत एकाकी होते हैं। तो ऐसे लोगों को एंजाइटी ज्यादा होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों की फैमिली हिस्ट्री होती है जहाँ मेंटल इलनेस होती है,
और मेंटल इलनेस के मुख्य कारणों में से एक कारण एंजाइटी भी होता है। तो अगर ऐसी फैमिली का बच्चा कोई है तो उसमें एंजाइटी के लक्षण ज्यादा दिखेंगे। एक बच्चे ने अपनी काउंसलिंग सेशन में बताया कि जब काउंसलिंग होती है तो आप जानते हैं बातचीत की जाती है। तो जब बातचीत हो रही थी, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एमिंग टू हेल्प दैट पर्सन कि वो अपनी इस प्रॉब्लम से निकल जाए, तो उसने कहा कि मेरे अंदर अधिकांश मेरी माँ है जो बहुत चिंता करती है। तो अगर पेरेंट्स बहुत वो होंगे, एंजाइटी रीडन होंगे, हर समय उन्हें चिंता बनी रहती होगी, हर चीज की वो चिंता करते होंगे, तो वो दैट एंजाइटी इज ट्रांसमिटेड टू चिल्ड्रन। हेरिडिटी से तो होती है, एनवायरमेंट से भी हो जाती है कि भाई इतनी चिंता तो उनका भी चिंता का लेवल बढ़ा ही हो जाता है। बहुत सारे लोग ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, और लेते तो इसलिए हैं कि उनकी एंजाइटी शांत हो जाए, वो बेटर फील करें। पर जनरली ज्यादा ड्रग्स और अल्कोहल जो है उनकी एंजाइटी को और बढ़ा देता है। इसके अलावा देखा जाता है कि प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ में लेडीज को ज्यादा क्या होता है, एंजाइटी लेवल उनका बढ़ जाता है। तो ये कुछ कारण हैं जो एंजाइटी को जन्म देते हैं। अब आप जानते हैं कि जब हमको एंजाइटी होती है, आप फील कीजिए, आप यू जस्ट एक्सपीरियंस कि जब आपका एग्जाम हो और आप बहुत मोटिवेटेड हो, आपकी लाइफ एंड डेथ का कोई क्वेश्चन हो, उस समय आप क्या फील करते हैं। तो इतनी ज्यादा एंजाइटी हो जाती है कि आपको नौसिया फील होता है कि उल्टी आ रही है, कुछ खाया नहीं जा रहा है, खाना पच नहीं रहा है, लग रहा है कि जो भी खाना खाया वो गैस बनी हुई है, और आपके विंड पाइप में ऐसा लगता है कुछ अंदर तक जकड़ा हुआ है आपको। खाना जो खा भी लेते हैं वो पचता नहीं है, पल्पिटेशन बढ़ जाता है, आप हाँफने लगते हैं, कराहने लगते हैं, ठंडा पसीना आने लगता है, सिर दर्द हो जाता है, और मसल्स बड़े टेंस हो जाते हैं। जब आप बहुत एंजाइटी में होते हैं तो आप कभी अपने सर की और गर्दन की हड्डी देखिए, अगर जरा सा आप रोटेट करेंगे तो वो चटकने लगेगी। तो एंजाइटी में मसल टेंशन होता है, कपकपी आती है। जब हम लोग बहुत एंजाइटी रीडन होते हैं तो मुंह हमारा सूख जाता है, हमारे शब्द सही नहीं निकलते, हमारे शब्द सही नहीं निकलते, हम जो बोलना चाहते हैं वो हम बोल भी नहीं पाते हैं। हमारे स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। स्लीप डिसऑर्डर्स, नींद नहीं आ रही है, गोली खा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, सोए तो तुरंत उठ गए, सोते सोते मतलब कंफर्टेबली सो ही नहीं पा रहे हैं, शांति से सो पाए, उसमें भी एंजाइटी डिस्टर्ब करती रहती है। इसके अलावा जब एंजाइटी में आदमी होता है तो उससे सेक्सुअल डिससेटिस्फेक्शन होता है। इस समय जब आप एंजाइटी में होते हैं तो आपके फूड हैबिट जो होती हैं वो बहुत इरेगुलर हो जाती है। बार बार यूरिनेट करने का मन करता है, यूरिन की अर्जेंसी भी बहुत होती है और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है कि मतलब जितनी बार आप यूरिन करने जाते हैं तो उससे कहीं ज्यादा आप जाने लगते हैं। और अगर आप जाते हैं तो लगता है कि अर्जेंसी अर्जेंसी समझे ना, कि वो उनको लगता है कि अगर हम नहीं गए तो कहीं हमारे कपड़े खराब ना हो। तो ये है सिम्टम्स। अब इतने ही सिम्टम्स थोड़ी ना होते हैं कि फिजियोलॉजिकली सिम्टम्स हों, बहुत से साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि उनकी जब हम लोग चिंता में होते हैं तो क्या हम ठीक से सोच पाते हैं? नहीं सोच पाते, हमारा थिंकिंग जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, हम अत्यधिक एंशियस हो जाते हैं, और चिंता के मारे हमारा थिंकिंग प्रोसेस जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, भंग हो जाता है। बहुत बार हम लोग को ये भाव होता है एक चिंता करने वाले व्यक्ति को कि वो क्षमतावान नहीं है और वो योग्यताएं कम रखता है, तो इससे भी वो परेशान रहते हैं। वो किसी भी बात में कंसंट्रेट नहीं कर पाते,
कंसंट्रेट कैसे करें? क्योंकि अगर सोचना है तो भी कंसंट्रेट करना है, बोलना है तो भी हम क्या बोल रहे हैं हमें सोचना है। अब मैं बोल रही हूँ तो क्या बिना कंसंट्रेशन के बोल सकती हूँ? आई हैव टू कलेक्ट ऑल माई थॉट्स रिगार्डिंग एंजाइटी, और नहीं तो मैं कैसे बोलूंगी? तो कंसंट्रेशन उनका नहीं होता। अच्छा, उनका किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे पहले म्यूजिक बहुत पसंद था, पहले पजल्स बहुत पसंद थी, पहले फिजिकल गेम्स, कबड्डी खो खो बहुत पसंद था, बैडमिंटन बहुत पसंद था। अब उन्हें वो उस चीज में मन ही नहीं लगेगा। अब वो उससे दूर होते चले जाएंगे। जो चीजें पहले उनको इंटरेस्ट देती थी, जिसमें उनकी लगन होती थी, अब वो उससे दूर हो जाएंगे और हर समय डरे रहेंगे कि हमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, हमसे कोई गलती ना हो जाए। कोई डिसीजन लेना होगा तो उसे टालते रहेंगे, क्योंकि डिसीजन लेने की क्षमता ही नहीं है उनमें। उनको हमेशा ये लगता है कि हम कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते। और चाहे कितना भी अच्छा वातावरण हो, चाहे कितनी भी अनुकूल परिस्थितियां हो, पर उनको हमेशा ये लगता है नथिंग विल वर्क। ये जो सिचुएशन है इनसे तो हम कभी उबर ही नहीं सकते। और उन्हें ये लगता है कि भाई फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ, बहुत पछतावा उन्हें होता है कि कुछ भी वो कर नहीं पाते हैं। और हर समय भय रहता है अगर सारी परिस्थितियां ठीक हैं आपके, अब तो सब ठीक है, आप क्यों चिंता कर रहे हो? तो उनको ये चिंता होगी, जो पुरानी चिंताएं आएंगी, जो घट चुका उसकी चिंताएं आएंगी, जो भविष्य उसके लिए उनको चिंता होगी। और वो इन नो केस दे विल बी हैप्पी। और कुछ भी वो पॉजिटिवली नहीं देखेंगे, माने इफ समथिंग पॉजिटिव हैपेंस तो वो उनको नहीं दिखाई पड़ती है, उनको सिर्फ नेगेटिव चीजें दिखाई पड़ती है। और धीरे 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 अपने इस इन लक्षणों के कारण वो दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। उन्हें बुरा लगता है कि मैं दूसरों पर निर्भर हो गया हूँ, इसका वो बुरा भी फील करते हैं, पर करें क्या, उनके बस का नहीं होता। और बहुत बार तो इन परिस्थितियों में जब बहुत ज्यादा एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है, तो उनमें एग्रेशन, आक्रामकता आ जाती है। उनको बहुत खराब लगता है कि वो दूसरों पे डिपेंडेंट है, और चाह कर भी एग्रेसिव भी नहीं हो पाते हैं। एग्रेशन, वो एग्रेशन बजाय दूसरों के प्रति होने के अपने प्रति, अपने को सुसाइड कर लूं, मैं ये कर लूं, ऐसा उनको लगता है। अब प्रश्न ये उठता है, अच्छा एक बात बताइए, अब मैं अपनी वाणी को थोड़ा सा विराम दे रही हूँ। आप बताइए, आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप किसी पेशेंट के पास, कोई पेशेंट आपके पास आया, या आप किसी के घर में गए उसकी फिजियोथेरेपी के लिए, तो अगर एंजाइटी रीडिंग पेशेंट है, तो लक्षण तो मैंने बता दिए आपको कि ये लक्षण होते हैं। तो आप उसके प्रति कैसा एटीट्यूड रखेंगे, कैसे करेंगे जिससे कि वो बेटर फील करे? आपकी साइकेट्री की नॉलेज उनको क्या मदद कर सकती है, बताइए भाई। मैम पॉजिटिव मैम एनवायरनमेंट क्रिएट पहले करने की कोशिश करेंगे पहले। वेरी गुड, वेरी गुड। और मैम उनको थोड़ा-सा हम लोग एक्साइट करेंगे अच्छी चीज़ों के लिए, उन्हें अच्छी बातें डिस्कस करेंगे ताकि थोड़ा-सा उनका मेंटली जो प्रेशर है वो कम हो और वो अपने आप को डाइवर्ट कर सकें। वेरी गुड। और क्या करें? बात करने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम उनके मन की बात जान सकें और उसका थोड़ा बहुत सॉल्यूशन उन्हें हम प्रोवाइड कर सकें। वेरी गुड। और क्या करेंगे? उनसे ज्यादा बात करेंगे। और क्या कर सकते हैं आप लोग? बहुत अच्छा बता रहे हो तुम लोग। और हमेशा ये सोचना कि ये साइकेट्री डस्टबिन में नहीं जाने वाली है नॉलेज। अगर तुम इसकी प्रैक्टिस अपनी लाइफ में करोगे, तो यू विल बी अ बेटर फिजियोथेरेपिस्ट, अ सक्सेसफुल फिजियोथेरेपिस्ट। वो फिजियोथेरेपिस्ट जो सबकी प्रशंसा प्राप्त करता है और खुद भी बहुत खुश होता है, क्योंकि जब आप अच्छे से काम करते हो अपना, तो अंदर से खुशी नहीं होती? हम्म। यस और क्या मैम। करोगे? और क्या करोगे? मैम उसको उसकी बीमारी के बारे में मैं ज़्यादा वो नहीं एक्सप्लेन करेंगे, उसे बता आसानी से ठीक हो जाता है, इसमें इतना टेंशन इसलिए लेने जैसी कोई चीज़ नहीं है, और के लोगों में आसानी से होता है तो भी हो जाएगा। बहुत सही, बहुत सही, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप लोग। और क्या कर सकते हैं जो आपके हाथ में, एज अ थेरेपिस्ट?
आप उसे सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको जो परेशानी है उसके लिए डॉक्टर से भी को देखिए। नेचुरली जो आपके हाथ में आप तो करेंगे ही करेंगे, पर तो आप उससे मैम कहेंगे डॉक्टर को सब देखो, दिखाओ। हाँ बोलिए। तो मैम सबसे पहले तो पेशेंट के पास मतलब उससे बातें करेंगे, उसकी सारी बातें, उसकी सारी हाँ प्रॉब्लम को सुनेंगे, फिर हम जी एनालाइज जी। करेंगे उसको कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। हम्म, हम्म, और फिर उसको एनवायरनमेंट तरह की बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट हो वहाँ पे, और हम्म, बेहतर हो सकता है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए, या फिर अपने सीनियर से कंसल्ट कर लेंगे तो जो चीज़ अपने समझ में नहीं आती हम्म। जिससे पेशेंट का इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ये सब तो बहुत अच्छी बात, और क्या करोगे? मैम पेशेंट को मेंटली सेटिस्फैक्शन हम ये देंगे कि वो जो है वो रिकवर हो जाएँगे, बहुत जल्दी हो जाएँगे। मैम अच्छा, ये उन्हें चीज़ ऐसे बहुत ज़्यादा सजेशन पेशेंट्स देंगे के जिससे वो होपफुल हो जाए यस और मैम कि हाँ, वो हम सोचे ठीक हो कि सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। सब आप लोग बहुत बढ़िया बता रहे हैं। और थैंक क्या यू मैम। करोगे? हुँ? और सब कुछ आपको ही नहीं करना है, आप उन्हें सजेस्ट करोगे कि किसी अच्छी डॉक्टर को देखें। अगर आपको लग रहा है कि उनकी रोग इतना बढ़ा हुआ है कि उनकी नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो आप उनसे कहेंगे कि भई तुम किसी डॉक्टर को देखो और उसको दिखा के लाओ। आप उसको रीअश्योर करेंगे, आप उसे ऐसी कहानियाँ सुनाएँगे जिसमें लोगों ने अपनी समस्याओं पर विजय प्राप्त की। डायरेक्ट, क्योंकि बहुत डायरेक्टली आप कहें तो वो शायद उतना नहीं पसंद करें और उतना उनके ऊपर प्रभावी ना हो। अगर आप उसे उन्हें इनडायरेक्टली कहें, इनडायरेक्टली बताएं कहानियों के माध्यम से दूसरों के, मैं वहां गया था, वहां एक पेशेंट ऐसा था, अगर इस तरह से आप बताएंगे तो वो ज्यादा उनके लिए प्रभावी होगा। हम्म? और इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को खाली आप ही नहीं ठीक कर सकते और पेशेंट अपने आप भी नहीं ठीक हो सकता, उसको अपनी फैमिली का, अपने एनवायरनमेंट का भी सपोर्ट चाहिए होता है। तो जो क्रूशियल लोग हैं उनसे बात करेंगे, उन्हें भी सजेस्ट करेंगे, उसकी प्रॉब्लम बताएंगे। पेशेंट से कहेंगे भाई टेक टाइम आउट। टाइम आउट मीन्स थोड़ा सा रेस्ट करो, कहीं घूम के आओ, कहीं बाहर निकलो, योगा करो, मेडिटेशन करो। दीज थिंग्स रिड्यूस टेंशन और एंजाइटी। आई बात समझ में? तो हमेशा जो आप पढ़ रहे हो उसको अपने सिचुएशन से भी डील करो। मैं आज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे अभी कोरोना पीरियड में जब कॉलेज इंस्टीट्यूट बंद था, तो मैंने देखा एक हम लोग का ग्रुप है जिसमें हेल्थ इंस्टीट्यूट के काफी लोग हैं, शायद स्टूडेंट्स भी हैं। तो एक टीचर ने एक फोटो डाल दिया था, आप लोग को याद है वो फोटो? हेलो, वो फोटो याद है? किसी ने देखा था? मैं क्या ऑडिबल हूँ? यस मैम, लेकिन मैम आइडिया नहीं है किसी फ़ोटो का हम लोगों को। अच्छा कोई बात नहीं। तो ग्रुप में एक फोटो डाला जिसमें एक लेडी बैठी है, बहुत जब कोरोना क्लाइमेक्स पे था तो तब की बात है, और उसमें एक लेडी बैठी है और पीठ से एक फिजियोथेरेपिस्ट उसकी पीठ से ला रहा है और दूसरा उसकी चेस्ट। और कहा कि इंटरनेशनली ये प्रूव किया, एक्सेप्ट किया गया है कि फिजियोथेरेपी से ऑक्सीजन लेवल बढ़ सकता है। दिस वाज द फोटोग्राफ। तो मैंने जैसे ही देखा मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोग फिजियोथेरेपी, अब आप लोगों से जुड़ गई हो तो मुझे भी फिजियोथेरेपी में थोड़ा सा हमारा ईगो इन्वॉल्व हो गई। तो मैंने देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा कि अरे ये फिजियोथेरेपी इतना मतलब वर्ल्ड में रिकॉग्निशन पा रही है इंटरनेशनल फील्ड में, तो अच्छा लगा। तो तुरंत एक बच्चे का आया, मैडम आपने ऐसा, हमने नहीं भेजा, किसने भेजा था मुझे मालूम, आप ही के यहाँ से किसी ने, टीचर ने भेजा होगा। तो मैडम आपने ऐसा ये वीडियो डाला है जिससे कि लगता हम लोग कि आप ड्यूटी जीएसवीएम में लगवा के छोड़ेंगे। एंड टू सपोर्ट दिस फ्यू मोर कमेंट्स। और वो टीचर बहुत सीधी थी, उन्होंने कहा कि ठीक है इन फ्यूचर आई विल नॉट पुट सच फॉरवर्ड। आई फेल्ट वेरी बैड। माने एक थेरेपिस्ट को ये खुशी नहीं, अगर साइकोलॉजी में कोई चीज वर्ड में लिखे तो मुझसे ज्यादा कौन खुश हो? भाई मैं खुशी रखूंगी ना। तो उनको दुख हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ड्यूटी जीएसवीएम में लग जाए। निश्चय किया तो निश्चित रूप से कुछ आपके
एम्बिशंस होंगी, कुछ लाइफ के गोल्स होंगे जो आपको इस माध्यम से पूरे करने हैं। खाली पैसा ही तो नहीं कमाना है। तो कैसे फर्स्ट रिएक्शन ये हुआ कि अरे हमारी ड्यूटी ना लग जाए, हमारा ये ना हो जाए, और ऐसे फॉरवर्ड्स तो हमें परेशानी में डाल देंगे। आई फेल्ट बैड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव चोजन दिस लाइन, तो तुमने एक सेवा की लाइन चुनी है, और सेवा की लाइन में सेवा जरूर करो। सेवा छोड़ के आप थेरेपी नहीं कर सकते। वो भाव नहीं है तो आप अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बनोगे। समझ में आ रही मेरी बात? तो मैंने ये इस बात इसीलिए कही थी कि रिलेट योर नॉलेज विद योर वर्क कंडीशंस। चलिए, आप लोगों ने तो बहुत अच्छा बताया। मैं भी आपको बताती हूँ कि वो क्या फैक्टर्स हैं जिनसे कि, क्या मेथड्स हैं जिनसे कि हम एंजाइटी वाले लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। बच्चों, आपको अगर दूसरे क्लास में जाना हो तो मुझे आराम से बता देना, अच्छा? और आगे का प्रोग्राम भी बता देना। तो जो ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी है, मैंने आपको बताया था ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस, सब क्लास में बताया था। तो उसमें मैंने बताया था फार्मेकोलॉजी होती है, माने दवाओं के माध्यम से भी, साइको फार्मेकोलॉजी, इसके माध्यम से भी हम मानसिक रोगों का उपचार करते हैं। तो उसमें से है, एक है साइको फार्माकोलॉजी, जिसमें केमिकल, इसे केमिकल थेरेपी भी बोलते हैं। अब जैसे बहुत एंजाइटी है तो आप कॉमन सेंस से भी एक ट्रैंकुलाइजर दे सकते हैं, एक सीडेटिव दे सकते हैं। तो बहुत क्रॉनिक केसेस होते हैं तो उनमें इंसुलिन थेरेपी भी दी जाती है। तो ये आपको मालूम है कि फार्माकोलॉजी जो है वो सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर्स ही यूज करते हैं दवाओं को देना। वही दवा लिखते हैं क्योंकि उनको उसकी ट्रेनिंग होती है, और हम लोग नहीं करते हैं। पर आपकी नॉलेज के लिए बताया कि फार्माकोलॉजी भी एक मेथड है जिसके माध्यम से हम मानसिक रोगों का उपचार करते हैं, और इवन इसका भी कर लेते हैं। अगर आदमी कह रहा है मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, आपको तो कोई साइको फार्माकोलॉजी की नॉलेज नहीं है, पर आप तुरंत कहते हैं कि टेक अ स्लीपिंग पिल एंड गो टू स्लीप, जिससे आपका मस्तिष्क शांत हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं जो डॉक्टर्स एंजाइटी पेशेंट्स को देते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सी साइकोलॉजिकल मेथड्स हैं जिनसे कि हम एंजाइटी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और उस ट्रीटमेंट में टॉक थेरेपी होती है, काउंसलिंग, तो उनसे बात करते हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है कि हम वो रोगी अपने रोग के बारे में किसी से बात नहीं करता, वो अपने से भी बात नहीं, वो अंदर दबाए रहता है, वो रूप बदल बदल के उसके बिहेवियर को दूषित करती रहती है। तो टॉक थेरेपी एक बहुत अच्छी थेरेपी है जिससे कि काउंसलिंग जिसे बोलते हैं, हम उनको ठीक कर सकते हैं। मेरे पास जब एंजाइटी के पेशेंट्स आते थे, एंजाइटी नहीं, मैं बहुत सारे पेशेंट्स के लिए भी एक तरीका अपनाती थी। मैं उनसे कहती थी 1 वीक बाद अब आप आइएगा, और 1 वीक में प्रतिदिन 5-7 मिनट आप लिखिए कि वो क्या बातें हैं जिनसे आपको चिंता लगती है, और हर दिन की डेट पढ़वा लेती थी। फिर उनसे कहती थी कि ठीक है। अब जब वो लेके आते थे ना, तो आप देखिए बहुत लिमिटेड चीजें होती हैं जिनके उनको चिंता होती है, और वो इतनी जनरलाइज कर लेते हैं कि उससे वो हर समय टेंशन रिलीव रहते हैं। जो वो लिखते हैं उसमें बड़ी पुनरावृत्तियां होती हैं। अब मान लीजिए उन पुनरावृत्तियों में 4 चीज हैं जो उन्होंने को हर समय परेशान करते हैं, तो यू कैन टॉक टू देम अबाउट इट। आप उनसे कह सकते हैं कि इनके बारे में आप सोचिए, इनके बारे में आप विचार कीजिए, इनके बारे में आप बात करिए, चाहे अपने परिवार से करिए, स्वयं से करिए, मुझसे करिए। और धीरे धीरे उन्हें आइडिया होता है कि जो ये एंजाइटीज हैं दे आर इलॉजिकल, और इतनी कोई गंभीर स्थिति नहीं। और मतलब इसी थेरेपी के बहुत सारे तरीके हैं। इनसाइट थेरेपी, कि हम उनके अंदर अंतर्दृष्टि पैदा करते हैं कि वो अच्छी तरह से अपनी समस्या को पूरी तरह से समझे और सुलझा सके। एक थेरेपी है सीडीटी, अच्छा पहले बिहेवियर थेरेपी बताती हूँ। तो एक बिहेवियर थेरेपी है। बिहेवियर थेरेपी क्या मानती है कि
कोई जनजात बीमार नहीं होता मानसिक। हम सब इनअप्रोप्रिएट, इनएडिक्वेट, अपूर्ण, अनुपयुक्त व्यवहार करना वातावरण में सीख। तो ये जो एबनॉर्मल बिहेवियर है, जो इनएडिक्वेट, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है, दैट हैज बीन लर्न बाय अस। और जैसे हमने सीखा है उसे हम सही और अच्छी आदतों को डेवलप करा के उस बिहेवियर को अनलर्न करा सकते। कोई कठिनाई? बिहेवियर थेरेपी ये मानती है कि जो हमारा इनएडिक्वेट, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है, अनुपयुक्त व्यवहार है, अवांछनीय व्यवहार है, वो सब जन्मजात नहीं है, वो हमने समाज में आकर जन्म लेने के बाद सीख लिया। तो जिन चीजों को हमने सीखा है उन चीजों को हम हटाकर दूसरी सही, प्रॉपर, हेल्दी आदत्स को, हैबिट्स को भी डेवलप कर सकते हैं। और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में बहुत तरीके से, मतलब इसके इतने वैरायटी ऑफ मेथड्स हैं जिनसे कि हम किसी पेशेंट की मदद कर सकते हैं। कोई कठिनाई तो नहीं बेटा? समझ में आ रहा है आप लोग को? यस मैम। अच्छा, आप लोग बोलते रह के मुझे लगता है मैं बोल रही हूँ, आप लोग को कुछ सुनाई नहीं पड़ा। अच्छा, अब कोई एक एग्जाम्पल दीजिए एक बीमारी का, और उसको एक मैं तरीका बताऊंगी जिससे कि हम लोग ठीक कर सकते हैं। कोई लक्षण बताइए कि ये हमारी समस्या है, हमें इससे एंजाइटी है, किसी पेशेंट को इससे एंजाइटी है। मैम ओवर थिंकिंग अगर कोई करता हो? हाँ, तो ओवर थिंकिंग से तो परेशानी होती है। तो अब ओवर थिंकिंग वो नहीं समझ सकता ना, वो तो कहेगा ना कि मेरी ये परेशानी है। ओवर थिंकिंग से एंजाइटी है ये तो मैं मान गई। एंजाइटी उसे किस चीज की है? पैसे की, रुपए की, नौकरी जाने की, प्यार जाने के, बेइज्जती होने की, इस तरह की होती है ना एंजाइटी। बात समझी? ओवर थिंकिंग इज अ कॉज, पर मैम मैनिफेस्ट वो क्या मैंने कर रहा है? मैम मैम मैंने एक पेशेंट देखा है, वो मतलब कि उसको सफाई मतलब 24 घंटे मतलब सफाई ही करते रहता है, मतलब थोड़ी सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं होती। और मतलब कि थोड़ा दिन रात बस अगर कोई छू दे दोबारा जाके नहा लेता है, दिन भर मतलब 4-5 बार नहाता ही रहता है। हाँ, आपने एक देखा है, मैंने सैकड़ों देखे। लेकिन जी ये मैम। अभी मैं ये कर रही हूँ, उसके बाद आपका शायद डिप्रेशन है। डिप्रेशन के बाद इसे ओसीडी बोलते हैं। ओसीडी, यस ऑब्सेसिव यस मैम, कंपल्सिव ओसीडी। न्यूरोसिस। यस। ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, एक विचार कि सब कुछ गंदा है, सब कुछ गंदा है, यहाँ से मुझे, मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, तो वो हाथ धोएंगे, फिर वो धोएंगे। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, वो रो रही थी बुरी तरह। उसके छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत अच्छा पढ़ते थे, किसी मतलब टाउनशिप में रहती थी वो, और उसके छोटे छोटे बच्चे अच्छा पढ़ते थे सरस्वती शिशु मंदिर में। और माँ को ओसीडी हुआ। अब वो सुबह उठे उन बच्चों के लिए खाना बनाने, आलू छीले, आलू का छिलका फेंकने गई, अब ये छू गया तो वो छू गया, तो वो छू गया, कूड़ा डालने में। अब घर वापस लौटी तो बच्चों को खाना देना मन नहीं, मतलब पूरी रसोई धो डाली, खुद नहाई, आलू उठा के बाहर फेंकाई, ये छू गए। समझ में आया? हमने तो एक से एक पेशेंट देखे हैं। तो ये ओसीडी कहलाता है, और ये इसका भी कारण एंजाइटी होता है। तो एंजाइटी को वो मैनिफेस्टेशन और हो जाता है उसका, मतलब अंदर कारण तो एंजाइटी है। अब मैं बहुत दुखी हूँ, मैं कहीं फेल हो गई, अब आप पूछोगे क्यों दुखी हूँ, मैं कहूंगी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ये थोड़ी ना कह दूंगी कि मैं असफल हो गई इसलिए मैं दुखी हूँ। समझ रहे हैं ना? तो व्यक्ति औरों से ही झूठ नहीं बोलता, वो अपने से भी झूठ बोलता। तो अब मैंने कहा था कि एक कोई एंजाइटी बोलिए कि सब जगह गंदगी है, मुझे इसकी चिंता है, मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी इसकी चिंता। अब अगर मान लीजिए मेरी और मेरे परिवार की हेल्थ खराब हो जाएगी और हम मर जाएंगे, चिंता है, तो अब क्या करना है कि हम लोग क्या कहते हैं कि इससे वो बहुत परेशान रहते हैं, बहुत एंजाइटी रीडन रहते हैं। आप सोच नहीं सकते एंजाइटी भी कितनी हाइटेंड होती है, कि लगता है कि बस इनकी जान ही निकल जाएगी, इतना ये एंजाइटी रीडन है। तो आप क्या करेंगे कि एक और तरीका है, उसमें हम लोग कहते हैं उनसे एक्सरसाइज कराते हैं, जैसे पीटी की ड्रिल नहीं होती, ये कराते हैं। उसमें
पेशेंट से कहा जाता है कि तुम बोलो, पूरे विश्वास के साथ बोलो कि मैं और मेरे बच्चों की मौत हो जाएगी क्योंकि हर तरफ गंदगी है। मैं अब वो एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, उनसे कब बोलते रहो, मतलब 1 मिनट आपको बोलना है, 30 सेकंड्स यही बोलते रहना। मैं और मेरे बच्चों की मौत हो जाएगी क्योंकि सब तरफ गंदगी है, मैं और मेरे बच्चों की मौत हो जाएगी क्योंकि सब तरफ गंदगी है। तो अब जब वो पहली बार बोलते हैं तो उनको बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है, कैसे बोले, अपने बच्चों की मौत की कैसे बात कर रहे हैं, अपनी मौत की कैसे बात कर रहे हैं। पर उनसे हम लोग बुलवाते रहते, बोलो 1 मिनट बोला, फिर पॉज दिया, फिर 1 मिनट बोलो, फिर पॉज दिया, फिर उनको घर भेजते हैं तो कह देते हैं कि आप घर में भी प्रैक्टिस करना। अब जब पहले वो बोलते हैं, क्लाइमेक्स आते आते 1 मिनट में वो बिल्कुल रुआंसे हो जाते, बोल नहीं पाते, क्योंकि उनकी तो सबसे बड़ी एंग्जाइटी है कि हो ना जाए, और हो गई का तो कैसे, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है कि हाँ एंग्जाइटी हो गई। समझ रहे हैं मेरी बात? तो लेकिन जैसे जैसे आप ये अभ्यास कराते जाते हैं तो उनके हृदय से, उनके मन में वो एंग्जाइटी जीरो होती चली जाती है, वो घटती, डिक्रीज होती जाती है। शुरू में तो इंक्रीजिंग रहती है, जब आप कहते हैं कि ये बोलो तो उनसे बोला नहीं जाता, मेरे बच्चे मर गए, मुझे अब कोई चिंता नहीं है, मेरे बच्चे मर गए, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरे बच्चे मर गए अब मुझे। अब ये बोलने में किसी भी आदमी को जो अपने बच्चों को प्यार करता है बड़ी कठिनाई है, आसानी से बोल नहीं सकता ये बात। शुरू में उन्हें बहुत कठिनाई होती है, पर उनसे मैकेनिकली कहलाते रहते। अब जब उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि जब उनका मस्तिष्क ये बात कहता है तो उस पर वो ट्रिगर नहीं। कुछ समझ में आई बात जो मैंने बताई? इतना मुझे खराब लगता है, आप लोगों के रिएक्शंस नहीं मिल पाते हैं। यस मैम, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? यस मैम। तो ये एक तरीका है जिससे कि ये भी बिहेवियर थेरेपी है कि आपको जो रिजल्ट चाहिए वो आपको लेना है ना? अब अगर वो बहुत चिंता करते हैं, चिंता का कारण शराब पीना है, तो उनकी दवा, शराब क्यों पीते हैं? क्योंकि उनको अच्छा लगता है, उनकी चिंता से वो मुक्त हो जाते हैं। लेकिन शराब से बहुत परेशानियां होती हैं, आप उनकी शराब में कोई वो मिला दीजिए, नॉसिएटिंग दवा, जिससे उल्टी है। अब उन्होंने शराब पी, उन्हें नौसिया हुआ, अब वो शराब पीना धीरे धीरे छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वो जिस सुख के लिए शराब पीते थे वो सुख तो है ही नहीं, बल्कि वो सुख दुख में बदल गया, तो वो उसे छोड़ देंगे। तो इस तरह से बहुत सारी टेक्निक्स हैं, इंसाइट डेवलप की जाती है, काउंसलिंग की जाती है, जो मेथड है जिसकी मैं सोचती हूँ आप सभी को जानकारी जरूरी है। जैसे मेडिटेशन, मेडिटेशन reduces anxiety, physical exercise reduces anxiety। मैंने आपको कई बार बताया कि जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उस फिजिकल एक्टिविटी से हमारे टेंशन, हमारे फियर्स रिलीज होते हैं और हम उनसे मुक्त हो जाते हैं। शारीरिक क्रियाएं जो हैं हमें मानसिक चिंताओं से, तनावों से मुक्त करते हैं। तो जितना ज्यादा आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे आप चिंता और तनाव से मुक्त हो जाएंगे। योगा है, प्राणायाम है, माइंडफुलनेस है। माइंडफुलनेस क्या है कि आप जहां हैं, आप न फ्यूचर के बारे में सोचिए न पास्ट के बारे में सोचिए, जो प्रेजेंट है वो इम्पोर्टेंट, आप मात्र उसके बारे में है। बात सही कि नहीं? अब जैसे बहुत एंजाइटी है, अब एंजाइटी की वजह से आपने बाहर जाना बंद कर दिया, मैं मेरे से एक्सीडेंट ना हो, ड्राइविंग छोड़ दिया, और आप अवॉइड करते चले जा रहे हैं, अवॉइड करते चले जा रहे हैं, तो आपको तो अपनी लाइफ की जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी ना। तो उनको कैसे आपके ऊपर आपकी जो नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आप उठा सके, योग्य बनाना है, तो उसके लिए बहुत काउंसलिंग के तरीका है, बहुत सी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हैं जिनके माध्यम से आपको वापस अपने दायित्व को पूर्ण करने के लिए कहा जा सकता है। और आपसे कहा जा सकता है भाई आपको किन चीजों से एंजाइटी होती है। अगर आपको उनसे एंजाइटी होती है तो फिर आप उनका सॉल्यूशन निकालिए। अगर आप सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं
तो चिंता बनी रहेगी, तो आपको उस चिंता को दूर करना है। ज्यादातर ये प्रॉब्लम्स अकेले रहने से बहुत बढ़ती है। अगर आदमी अकेले ना रहे, सबके साथ रहे, लोगों से मिलजुल कर रहे, तो उसके टेंशन काफी कम हो जाते और निगेटिव थॉट्स को भी अवॉइड करें। बहुत बार बहुत से निगेटिव थॉट्स आते हैं, अगर आदमी कॉन्शियसली उन्हें अवॉइड करता रहेगा तो वो उसके दिमाग को पॉल्यूट नहीं कर पाएंगे। लेकिन निगेटिव और पॉजिटिव में क्या अंतर होता है? एक पॉजिटिव आदमी कहता है कि दुनिया अच्छी है जब तक कोई मुझे ऐसा व्यक्ति ना मिले जो बुरा है। अगर कोई व्यक्ति कहता है मुझे सारे लोग अच्छे लगते हैं जब तक कि कोई मैं बुरा ना पाऊं, मैं किसी को बुरा नहीं कह सकता। दूसरे हैं वो कहते हैं सारे लोग बुरे हैं, जब तक मैं किसी को अच्छा ना पाऊं तो मैं उसे अच्छा नहीं कह सकता। बात वही है, लेकिन नजरिया अलग। एक बुराई ढूंढ रहा है, एक अच्छाई ढूंढ रहा है। तो आप जितने पॉजिटिव होंगे, आपकी पॉजिटिविटी आपके मानसिक रोगों को दूर कर देगी। दो बच्चे एक साथ एक्सीडेंट हुआ, दोनों की एक एक हाथ काट दिया गया। अब पहला चिल्लाने लगा कि अरे मेरा तो हाथ काट दिया गया, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं तो किसी लायक नहीं रहा, मैं तो अब सुसाइड कर लूं, मैं ये कर लूं, माई लाइफ इज रूइंड। दूसरा कहने लगा थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, तुमने मेरा एक हाथ बचा दिया, मैं एक हाथ से तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिविटी, है ना? कि उसको ये नहीं लग रहा कि मेरा एक हाथ चला गया, वो क्या कह रहा है, धन्यवाद भगवान तुमने एक हाथ छोड़ दिया। तो व्हाट यू डू नॉट हैव टू क्राई ओवर इट, उससे समझौता न करना, उससे एडजस्ट न करना, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व न करना निगेटिविटी देगी। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते और हेल्दी तरीके से उनके सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं, तो क्या होता है कि आप पॉजिटिव हो जाते हैं। एक कंस्ट्रक्शन साइट पे बच्चे खेल रहे थे, तो सब बच्चे एक दूसरे की वो ट्रेन बनाए थे, तो आगे की ड्रेस पकड़ लेते थे, शर्ट पकड़ ली, फ्रॉक पकड़ ली, वो लाइन बना के ट्रेन दौड़ रही है। और एक एक वो बन जाता था ड्राइवर, तो वो सीटी बजा के चलता था। अब एक बच्चा क्या करे, उसके पास तो वो खाली निक्कर पहने, उसके ऊपर टॉप था ही नहीं उसके पास। तो वो गया दौड़ के, उसकी मदर पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे औरतें अपने कपड़े सुखाती हैं, हरे रंग का ब्लाउज पड़ा था, वो उठा लाया, एक डंडी लाया और वो खड़ा हो गया, घाट बन गया और सबको दिखने लगा कि तुम ट्रेन जाएगी कि नहीं जाएगी। तो नहीं रुका, उसने नहीं कहा कि मेरे पास तो शर्ट नहीं है, मैं कैसे खेलूं, है ना? तो उसने रास्ते खोज लिए। एक मेंटली हेल्दी आदमी तो रास्ते खोज लेता है, पर एक निगेटिव आदमी को, एक मानसिक रूप से तनावग्रस्त आदमी को इस तरह से एडजस्ट करने में दिक्कत। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ कि ये सब मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। कल मैं डिप्रेशन डिस्कस करूंगी। आप में से किसी के कोई सवाल हो, अभी टाइम है, बता दीजिए। और आप लोग क्या चाहते हैं कि कोर्स पूरा करा दिया जाए, तो आप लोग मुझे क्या टाइम देंगे, मैं तो कराने को तैयार। आप लोग 24 लोग बैठे, कोई तो बताइए क्या चाहते हैं। मैम आप रेगुलर क्लासेस ले लीजिए। आप हमें टाइम बताइए, मैं लूंगी। मैम ये 10 to 11 का टाइम सूटेबल होना चाहिए सबके लिए शायद, क्योंकि और जो हमारी क्लासेस है वो 11 बजे से होती हैं। तो ठीक है, 10 to 11 आप लोग को समय, अनलेस कोई परेशानी होगी मैं बता दूंगी आज मुझे परेशानी है? अन्यथा मैं 10 to 11 आपका क्लास ले लूंगी। आप मुझे बताओ क्या करना, कैसे करना। और देखो मेरे क्लास में तो आपको कोई इतना भार पड़ता ही नहीं है पढ़ने में। डू यू थिंक कि आपको इतना समझने में कोई दिक्कत हुई? नो मैम, इट इज़ ईजी। हाँ, इट्स वेरी इजी। और आप इसको जाके लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? व्हाट इज एंजाइटी, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एंजाइटी,
साइकोलॉजिकल, फिजिकल, व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स फॉर एंजाइटी। ओके मैम, ओके मैम। आप जितना लिख लेंगे उतना ही, अभी लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपके पास टाइम नहीं है। और आप ये निश्चित जानिए कि किताब से मैं भी नहीं पढ़ पाती, अगर मुझे पढ़ना है तो आई राइट, क्योंकि किताबों में इतना अलग अलग होता है दिमाग में। मुझे अगर कोई चीज करनी है तो मैं तो हमेशा बुक से कभी नहीं पढ़ती हूँ, मैं बुक से पढ़ती हूँ, पर हेलो फाइनल मेरा जो होता है मेरा अपना ही नोट्स होता मैम। है। हाँ जी बोलिए। मैम कुछ लोगों को अटेंशन सिकनेस की बीमारी होता है, उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, अगर किसी को अटेंशन सीख करने की बीमारी है तो पे देम अटेंशन, क्या परेशानी है? ओके मैम। नहीं मैम, तो देखिए, जरूरत से ज्यादा कोई अटेंशन सीख करे? हाँ तो बस इग्नोर करिए, ठीक है मैम, इग्नोर और करिए। ऑलवेज रीइंफोर्स दैट बिहेवियर विच यू वांट टू सी अगेन। यस मैम। जिस व्यवहार को आप दोबारा, जिसका की पुनरावृत्ति कहते हैं, उस व्यवहार को ही आप रीइंफोर्स करें, उसका ही पुनर्भरण करें। और जो आप चाहते खत्म हो, यस उसको मैम। निर्बल करने के लिए आपको क्या करना है? इग्नोर। बट मैम अगर हम इग्नोर कर रहे हैं फिर भी वो अटेंशन सिकनेस की सामने वाली बीमारी नहीं जा रही है फिर? देखिए, ये है ना, क्या उसकी साइकिल में एक चीज का हम्म, अभाव है, अच्छा। तो टू सम एक्सटेंट इट इज योर ड्यूटी कि उसको थोड़ा सा, उसके को पेपर भी करें और थोड़ा ठीक है। सा समझाते हुए उसको कर्टेल भी करें। ठीक है मैम। अगर वो अटेंशन सीख कर रहा है, इसका मतलब वो आपके प्रति प्रेम रखता है, सद्भावना रखता है, ठीक है मैम। अभी आप उससे सर, तो जो आपके प्रति प्रेम सद्भावना रखता है, उसको आप यस। ड्राई अप नहीं कर सकते कि उसको सूखने दे जाओ, तुम पे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन उसको कर्टेल भी करना है। वो बिल्कुल कुम्हार की तरह कीजिए कि एक तरफ से हाथ पकड़े से संभाले रहिए और दूसरी तरफ से प्रहार करके उसे राइट शेप में भी लाइए। एक अच्छे दोस्त की ये ड्यूटी होती है। मेरी बात समझ में आ गई? जी मैम, बिल्कुल। यू, अगर आप छोड़ देंगे, इफ यू डोंट पे एनी अटेंशन टू दैट पर्सन, तो वो क्या करेगा? उसे तो, उसकी तो साइकी में नीड है, वो और तरीके अपनाएगा, आपसे नहीं यस करेगा, मैम। दूसरे से करेगा, गाली दे के बात करेगा, सड़क पे निकल जाएगा, फनी ड्रेसेस पहन के बैठ जाएगा कि लोग मुझ यस पर मैम। अटेंशन दे। तो अब आप अपने फ्रेंड को इस स्थिति में जाने नहीं देंगे ना। नहीं मैम। आप आप उसको उतनी मैम अटेंशन एक और दीजिए। क्वेश्चन था। जैसे क्लास होती है तो जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं लोग पूछना चाहते हैं लेकिन खुद नहीं पूछेंगे, वो दूसरे से कहेंगे कि तुम ये बारे में पूछो, मैम से इसके बारे में पूछो, उनको आंसर आता है फिर भी नहीं देंगे, तो ऐसे लोगों का क्या इलाज है? ऐसे लोगों का इलाज ये है कि जब आप अकेले हो उनके साथ, तो उन्हें बोलने के लिए एनकरेज कीजिए, उनकी प्रशंसा कीजिए। उनके अंदर कहीं हीन भावना बैठी है कि वो बोलेंगे तो लोग हंसेंगे, लोग मजाक बनाएंगे, है ना? यस मैम। तो जब वो एक छोटे ग्रुप में हो, आप हैं, आपके 2-3 फ्रेंड हैं, जब उनके ग्रुप में हो तो आप उनकी प्रशंसा कीजिए, उनको एनकरेज कीजिए कि वो बोले। जब वो बोले तो हमेशा एडमायर करिए, पॉइंट आउट करिए कि तुमने बहुत अच्छा बोला, यहाँ से तुम्हें इम्प्रूवमेंट करना है। तो एक ग्रुप में अगर वो प्रैक्टिस कर लेते हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, तो वो स्टेज पर भी बोलेंगे, हम्म। क्लास में क्या बात है ना? तो यस मैम। हाँ, यहाँ हम कोई बात ऐसी नहीं कहेंगे जिसमें कि आप उनको डांट दीजिए, फटकार दीजिए, एक्सपोज कर दीजिए कि तुम ये अटेंशन सीख कर रही हो, ये सब कुछ नहीं। यू हैव यस टू मैम। बी वेरी साइकोलॉजिकल और उनको प्यार से करिए। जी आपको मैम, लगता समझ है गया। दिस विल वर्क? माने एक छोटे ग्रुप में बुलवाइए, यस उनकी मैम। प्रेस कीजिए। कोई टॉपिक ले लीजिए, अच्छा आज हम लोग एंजाइटी पे बात करेंगे, आज हम लोग कोविड पे बात करेंगे, आज हम लोग वैक्सीनेशन पे बात करेंगे, सबको बोलना है, सब तैयार होके आना। अब हम्म। वो आदमी जब बोले तो पे अटेंशन, एनकरेजमेंट। और अटेंशन ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। योर बॉडी हम्म। शुड ऑल्सो कॉरेस्पॉन्ड टू योर वर्बल कंटेंट। कई बार ऐसा होता है, हम लोगों से कहते हैं अरे यार तुमने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, और भले हमारे न बोलो। चेहरे का एक्सप्रेशन, हमारी बॉडी हम्म। लैंग्वेज कुछ और कह रही है।
आई बात यस समझ? हाँ, तो जिनको आप प्यार करते हो, जिनको आप केयर करते हो, जो मैम। आपके लिए के वेल विशर्स हैं, उनकी इन चीजों को तो आपको बिल्कुल कुम्हार की तरह ही संभालना है कि उस पे प्रहार भी करना है, उसे राइट शेप भी देना है, पर उसे टूटने भी नहीं देना। अगर एकदम आप कह देंगे तुम्हारा जो बिहेवियर है वो अटेंशन सीकिंग है, ये तुम्हारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये है वो है, तो वो बिल्कुल आदमी टूट जाएगा, है ना? इतना ज्ञान भी मत दीजिए, बहुत संभाल के। जैसे शीशा होता है ना, रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, बहुत संभाल के निभाए जाते हैं। और कोई प्रॉब्लम? मैम एक पेशेंट है, उन्हें मतलब ये लगता है कि वो काम करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, कुछ भी काम करेंगे फिजिकली, तो उनको हाँ, कैसे ट्रीट किया है? है, उनको देखिए, आप ऐसा करिए, उनसे कहिए कि चलो काम नहीं करो, हम लोग आज घूमने जा रहे हैं, चलो कंपनी बाग के 2 चक्कर लगाते, चलो कुछ और करते, है ना? और आप देखिए कि उनकी शक्ति कितनी है, तब धीरे धीरे आप उनको कन्विंस कीजिए कि आप ये कोशिश करेंगे तो कर लेंगे। और ऐसी एक्टिविटी बताइए जो उनको इंटरेस्ट दे। अब आप कहें कि वो कोई बहुत मतलब रिगरस काम देते हैं तो वो तो नहीं करेंगे। जो बिल्कुल नहीं करता उसको लाइन पे लाना है। तो ये कुछ तरीके जिनसे कि पहले तो आप उनको खूब एंटरटेनमेंट के लिए दौड़ाइए भगाइए, फिर उनको एहसास कराइए कि आप में शरीर में कोई परेशानी नहीं है, आपका मन इन कामों को नहीं लेता, तो आप इसको छोड़ दीजिए। अगर आपको ये नहीं अच्छा लगता तो आप अपनी पसंद का काम कर लीजिए। ये 4 काम है, मतलब बात समझ रहे हैं ना, लॉजिकली। और एक बात यह है कि इसमें बहुत अर्ली सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बक्कारी में नहीं कर रहे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने चूज कर लिया कि आई एम द किंग और लोग पीपल विल वर्क फॉर मी एंड आई विल नॉट डू एनी वर्क, है ना? तो अब और अगर वो उम्र में आपसे बड़े तो आप ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाएंगे। मैम कुछ लोगों के लिए प्लेसिबो मेडिसिन यूज होता है, वो किस कंडीशंस में यूज करते हैं? हेलो। हाँ हाँ, फिर आप उन्हें अटेंड करिए। ओके, ऑल द बेस्ट।